एक गांव में कुणाल नामी कुम्हार की बहुत शोहरत हुआ करती थी। इस गांव के इर्द गिर्द की दूसरी आबादियों के लोग भी कुणाल के बनाए हुए कड़े, तसले, कुंडे, प्याले और हांडियां इस्तेमाल किया करते थे। कुणाल के हाथ से बने हुए बर्तन खूबसूरत तो हुआ करते थे, मगर वो बर्तन बहुत ही पायादार भी होते थे। चिकने घड़े में रखा हुआ पानी शदीद गर्मी में भी कई दिनों तक ठंडा और जायकेदार रहता था। और इसी तरीके से हांडियां भी साल हा साल चलती और इनमें पकने वाला सालन भी जायके में लाजवाब होता था। मिट्टी की हांडी में पके हुए खाने का जायका किसी दूसरे बर्तन में पकने वाले खाने से यकसर मुख्तलिफ होता था। रफ्ता रफ्ता कुणाल के बर्तनों की धूम और मांग बढ़ती गई। अब इसी गांव में बीदू नामी एक और कुम्हार भी रहता था। सुर्ख पहाड़ों के उस पार रहने वाला बीदू कुम्हार कुणाल से बोझ रखता था और खुलेआम इससे नापसंदीदगी का इज़हार किया करता था। इसके हाथ के बने हुए बर्तन दीदा ज़ेब तो होते थे, मगर नापायादार, जिनके किनारे जल्द ही झड़ जाते थे। लोग इसे शौक से बर्तन खरीदते तो थे, मगर कुछ ही दिनों में किल्चों में बढ़ जाते थे। इस बिना पर आहिस्ता आहिस्ता बीदू के गाहक कम होने लगे और बीदू का काम ठप हो गया। गुस्से में भरा वो बीज और ताब खाता रहता था और कहता कि लोग बर्तन एहतियात से और संभाल नहीं पाते, तो भला इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं तो मेहनत करता हूँ और मेरा कोई कदरदान ही नहीं, जबकि कुणाल के तो सब गर्विदा हैं। गांव वाले बीदू के गुस्से और बदजुबानी की वजह से इससे ताल्लुक और कम रखने लगे। कुणाल बहुत ही रहमदिल, नेक और आजिज़ाना फितरत इंसान था। वो बर्तन बनाने के लिए ऊंची पहाड़ी के करीब एक मैदान में से सुर्ख और पीले रंग की चिकनी मिट्टी के बोरे भर भर कर लाता था। घर आकर मिट्टी को खूब अच्छे तरीके से छान कर पहले कंकर वगैरह अलग करता था। इसके बाद मिट्टी को तब तक छलनी से गुजारता जब तक साफ़ सुथरी मुलायम मिट्टी का ढेर जमा ना हो जाता। फिर वो ऊपर वाले का नाम लेकर साफ़ सुथरी मुलायम मिट्टी को पानी से गूंद कर खूब अच्छे तरीके से यकजान करता था। गूंदी हुई मिट्टी को घूमते हुए पहिए, जिसे चाक कहते हैं, इस पर चढ़ाता और बड़े प्यार और तवज्जो से मिट्टी को मतलूबा शक्ल में ढाल देता था। तैयार होने वाले हर एक बर्तन को बड़े एहतियात से खुले सहन में धूप में सूखने के लिए रख देता था और आखिर में कच्ची मिट्टी के बर्तन भट्टी में रखकर पका लेता था। जब से बीदू को पता चला था कि कुणाल के बनाए हुए बर्तन अब करीबी शहर में भी पहुंचने लगे हैं, तो वो कुणाल की बढ़ती हुई शोहरत से बहुत परेशान रहने लगा था। इसीलिए काम से बीदू का दिल उठ चुका था और थोड़ा बहुत भी काम जो वो करता था बड़े बेदिली से करता था। मैं भी तो वहीं से मिट्टी लेकर आता हूँ जहाँ से कुणाल लेकर आता है। खूब गूंद कर इसी तरह घूमते पहिए पर रख कर मिट्टी को बर्तनों की शक्ल देता हूँ, खूबसूरत नक्शो निगार करता हूँ, मगर मेरे बनाए हुए बर्तनों में वो बात आखिर क्यों नहीं है जो कुणाल के बनाए हुए बर्तनों में है। ये सोच सोच कर वो कुढ़ता रहता था। कुणाल के बनाए हुए बर्तन तवातर से बिकते रहे और इतने मशहूर होने के बावजूद भी कुणाल ने अपने बर्तनों की ना तो कीमतें बढ़ाई, ना ज़्यादा काम होने की वजह से जी चुराया। वो इतनी ही मेहनत और लगन से काम करता रहता था। फिर एक रोज़ बीदू ने सोचा
कि मेरा नुकसान तो हो रहा है, क्यों ना मैं अपने इस नुकसान का बदला कुणाल से लूं। यही सोचकर बीदू ने एक शाम कुणाल के घर का रुख किया। घर पहुंचते ही वो देखता है कि वसी और अरीस सेन के एक हिस्से में चाक और बट्टी लगी हुई है और इसी तरफ कच्चे बर्तनों को कतार दर कतार सूखने के लिए रखा गया है। बीदू ने दीवार से सर उठाकर अंदर झांका तो इसे कोई नजर न आया। इसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और कुछ यूं निशाना लेने की ठानी कि एक एक करके सभी बर्तन टूटते जाएंगे। इससे कबल कि वो पत्थर उछालता, नामालूम कैसे कि इसका पाँव फिसला, वो पीछे की तरफ जा गिरा। बीदू जो कि कुणाल की मेहनत बर्बाद करने आया था मगर खुद ही चोट खाकर वापस चला गया था। अब ये मौसम सरमा का एक रोशन और खुला खुला सा दिन था। हस्बे मामूल कुणाल ने नरमो मुलायम कुंदी हुई मिट्टी को घूमते हुए पहिए पर चढ़ाया ही था कि एक फकीर सदा लगाते हुए इसके घर में दाखिल हुआ। ऐ नेक बंदे, पानी पिला दे, प्यास बड़ी लगी है। वो कुणाल के बनाए हुए बर्तनों के पास आकर बैठ गया था। इसे देखकर कुणाल धीरे से मुस्कुराया, अपने बेटे को पानी लाने के लिए कहा और खुद मिट्टी को हांडी की शक्ल में डालने लगा। इसकी आंखों की नरमी थी और जिस प्यार से वो बर्तन बना रहा था इसने फकीर को चौंकने पर मजबूर कर दिया। प्याले से पानी पीकर फकीर का दिल खुश हो गया। कैसा मीठा पानी है और कितना हल्का बुल्का सा प्याला था। ये तुमने बनाया है ना? इसने पटखने के अंदाज पे मिट्टी का प्याला ज़मीन पर रखा, वो फिर भी सलामत रहा। फकीर ने कहा, एक वो बीदू कुम्हार है जिसके बनाए हुए बर्तन ख्वामखा टूटते रहते हैं, खोखले और फुसफुसे। सुना है बहुत निकम्मा है, मुझे लगता है इसे ढंग से काम नहीं आता। कुणाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते, वो भी अच्छा काम करता है। कुणाल ये कहकर फिर से चाक की तरफ मुतवज्जे हो गया। अब ये सारा माजरा देखकर फकीर बहुत हैरान हुआ कि इसने बीदू की बुराई सुनकर भी बुराई नहीं की। हालांकि कुणाल जानता था कि बीदू इससे हसद करता है और इसे खूब बुरा भला कहता है। ज़रूर तुम्हारे पास कोई जादुई मंत्र है, इसी वजह से तुम्हारे बर्तन ना तो जल्दी टूटते हैं और उनकी तासीर भी ख़राब नहीं होती। ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए फ़कीर अपनी जगह से उठा तो कुणाल ने इसे गौर से देखते हुए कहा, जो चीज़ खलूसे दिल से बनाकर एहतराम से पेश की जाए उसमें बरकत आ जाती है। ये सुनकर फ़कीर खटक गया कि कैसे इसने इतनी गहरी बात बहुत ही सादगी से कह दी। मरे मरे कदम उठाता वो जहाँ से आया था उधर को ही लौट गया। दिन धीरे धीरे गुजरते रहे। कुणाल के बर्तनों की मांग तो बढ़ रही थी मगर अब लोग बीदू और इसके बनाए हुए बर्तनों में आने वाली तब्दीली को देखकर भी हैरान थे। बीदू ने लोगों से ख्वामख्वाह लड़ना झगड़ना भी छोड़ दिया था। काम में इसकी तवज्जो और खुलूस काबिल रश्क हद तक बढ़ चुका था। वही लोग जो इसकी बदजुबानी से तंग थे अब इसके चेहरे पर नज़र आने वाली नरमी और मुस्कुराहट देखकर चौंक उठते। लोगों के दिल बीदू की तरफ से साफ होते गए और धीरे धीरे सब इसके हाथ के बने हुए खूबसूरत नक्शो निगार से सजे बर्तन खरीदने लगे। ये बड़ी हैरानी की बात थी कि अब इसके बर्तनों की उम्र भी बढ़ गई थी। लोगों की शिकायत दूर हो चुकी थी। बीदू जिंदगी का एक अहम राज जान चुका था मगर ये कोई नहीं जानता कि इस रोज़ कुणाल के घर वो फ़कीर के रूप में आने वाला दरअसल बीदू ही था।